26 जुलाई 2016, बिशन, सिंगापुर। एक शांत और साफ सुथरे इलाके के अपार्टमेंट के अंदर एक जवान काम वाली लड़की फर्श पर पड़ी हुई थी, बिना हिले डुले। जब डॉक्टर वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। 24 साल की एक औरत, जिसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था। उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं, चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी। पूरे शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। उसका वजन सिर्फ 24 किलो था। पहली नजर में लगा कि यह कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि मामला इससे कहीं ज्यादा भयानक था। उस औरत का नाम था पियांग एनगाई डोन। वो म्यांमार के चिन स्टेट से आई थी और एक सिंगल मां थी। अपने छोटे बेटे के लिए अच्छी जिंदगी बनाने की उम्मीद में वो पहली बार विदेश गई थी। मई 2015 में वो सिंगापुर पहुंची, वही सोच लेकर जो ज्यादातर मजदूर लोग रखते हैं जो बाहर काम करने आते हैं कि आज थोड़ी तकलीफ सह लेंगे तो कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस घर में वो काम करने आई थी, उसी में उसकी जिंदगी धीरे धीरे नर्क जैसी बनती चली गई। करीब 14 महीनों तक उसे लगातार मारा पीटा गया। कभी लात घूंसे, कभी गला दबाना, कभी जलाना। घर में जो भी चीज हाथ में आई उसी से उस पर हमला किया गया। उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। भूख और मारपीट ने मिलकर उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खड़ी होना भी मुश्किल था। उसकी दर्दनाक कहानी सुनना मुश्किल तो है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि ये दिखाती है कि अब्यूज अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छुपा रहता है और प्रोटेक्शन के लिए बने सिस्टम्स कई बार सबसे जरूरी वक्त पर काम नहीं कर पाते। आज भी ये केस सिंगापुर के सबसे भयानक घरेलू कामगार अब्यूज केसेस में गिना जाता है। ये कहानी है पियांग एनगाई डोन की। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी सच्चे केसेस की क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी गहरी कहानियां आप तक लाने का हौसला देता है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है म्यांमार के एक बहुत ही दूर दराज के गांव से, जिसका नाम है डिम्पी। ये गांव इतना छोटा और अलग थलग है कि यहाँ की जिंदगी बहुत ही सिंपल है। यहाँ कोई दुकानें नहीं हैं। करीब 1500 लोग इस गांव में रहते हैं और जो कुछ भी वे खाते पीते हैं वो या तो खुद उगाते हैं, मांस के लिए जानवर पालते हैं, या फिर आपस में अदला बदली करके गुजारा करते हैं। इस गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, करीब 80 किलोमीटर का खतरनाक पहाड़ी रास्ता, जिसे तय करने में आधा दिन लग सकता है, वो भी तब जब मौसम ठीक हो। इसी गांव में जून 1992 में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम था पियांग एनगाई डोन, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत जल्दी ही दुख से भर गई। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उसकी माँ और उसके पिता दोनों की मौत हो गई। वो 11 भाई बहन थे और माता पिता के जाने के बाद सब अनाथ हो गए, जिनमें पियांग भी शामिल थी। जिंदा रहने के लिए सभी भाई बहनों को माता पिता की छोड़ी हुई खेती पर ही निर्भर रहना पड़ा। खेत में काम करना, फसल उगाना, उसे बेचना और रोजमर्रा के सारे काम खुद करने पड़ते थे। उम्र चाहे जितनी भी कम हो, सबको काम में हाथ बटाना पड़ता था। बचपन बहुत मुश्किलों भरा था, लेकिन पियांग ने कभी ज्यादा शिकायत नहीं की। गांव वालों के मुताबिक वो बहुत शांत और डरपोक सी थी, लेकिन काम करने में बेहद मेहनती। पियांग ने 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर सके, लेकिन सभी भाई बहन बच नहीं पाए। 19 साल की होते होते वो अपने 5 भाई बहनों के अंतिम संस्कार में शामिल हो चुकी थी। बाद में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। दोनों में प्यार हुआ और 20 साल की उम्र में वो गर्भवती हो गई, लेकिन वो आदमी बच्चे के जन्म से पहले ही उसे छोड़कर चला गया। फरवरी 2013 में पियांग ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम था मूंग लाम तुआंग। खुद को और अपने बेटे को संभालने के लिए पियांग ने कंस्ट्रक्शन में काम करना शुरू किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में औरतों की तनख्वाह इतनी कम थी कि उससे गुजारा करना मुश्किल हो गया और आखिरकार उसे वो काम छोड़ना पड़ा। इसी दौरान उसे गांव के कुछ लोगों से पता चला कि सिंगापुर में काम की तनख्वाह कहीं बेहतर है और वहां घरों में घरेलू काम करने वाली औरतों की जरूरत रहती है। बाहर के लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन सिंगापुर में
फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स कई घरों का नॉर्मल हिस्सा है। हर साल म्यांमार, फिलीपींस और इंडोनेशिया के गरीब इलाकों से हजारों जवान औरतें सिंगापुर जाती हैं ताकि घरेलू काम करके अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। दरअसल सिंगापुर में 2.5 लाख से भी ज्यादा हेल्पर्स काम कर रही हैं। उनका काम घर के कामकाज संभालना, बच्चों की देखभाल करना और बुजुर्गों की मदद करना होता है। ज्यादातर मामलों में उन्हें घर के एक सदस्य की तरह ही रखा जाता है, कुछ बदकिस्मत मामलों को छोड़कर। दुख की बात यह है कि हर बार ऐसा नहीं होता। विदेशी घरेलू कामगारों को सिंगापुर में वही हक और सुरक्षा नहीं मिलती जो वहां के नागरिकों को मिलती है। उनके काम के घंटों की कोई तय सीमा नहीं होती और उनका वर्क परमिट सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर से जुड़ा रहता है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने कुवैत के कफाला सिस्टम के बारे में बताया था, सिंगापुर में ऑफिशियली कफाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन यहां भी फॉरेन वर्कर्स और घरेलू कामगारों के लिए एक ऐसा ही रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम चलता है जहां उनका वर्क परमिट सीधे एक ही एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह होता है कि उनकी नौकरी, रहने का हक और पूरा फ्यूचर उसी एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। नौकरी बदलना आसान नहीं होता और प्रॉब्लम होने पर आवाज उठाना और भी मुश्किल। डर रहता है कि कहीं डिपोर्ट न कर दिया जाए। यही डर उन्हें कमजोर बना देता है, आसानी से शोषण का शिकार बना देता है और कई बार इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन सिंगापुर में मिलने वाली तनख्वाह पियांग अपने गांव में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वहां की कमाई उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसी उम्मीद में उसने सिंगापुर जाने की तैयारी शुरू की। उसके पास एक साफ प्लान था। वो 2 या 3 साल तक वहां घरेलू कामगार के तौर पर काम करेगी। जो पैसे कमाएगी उनसे म्यांमार के कैलाइस इलाके में अपने लिए थोड़ी सी जमीन खरीदेगी और अपने बेटे के लिए एक छोटा सा घर बनाएगी। दोनों के लिए ये एक नई शुरुआत होती, लेकिन रास्ते में एक छोटी सी परेशानी थी। पियांग की उम्र 23 साल से 2 महीने कम थी, जबकि सिंगापुर में विदेशी घरेलू कामगारों के लिए मिनिमम एज 23 साल तय है। तभी उसके एजेंट ने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक इमिग्रेशन ऑफिसर को रिश्वत दी और पियांग की जन्म तारीख बदलवा दी। कागजों में उसकी बर्थ डेट 13 अप्रैल 1992 कर दी गई, यानी असली तारीख से ठीक 2 महीने कम। और यह तरीका काम कर गया। अब सिंगापुर में वो लीगली काम करने लायक मानी जा रही थी, क्योंकि उसके नए पासपोर्ट में वही लिखा था। अपने बेटे को बहन की देखरेख में छोड़कर पियांग सिंगापुर के लिए निकल पड़ी। डिम्पी गांव से सिंगापुर का सफर आसान बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले उसे करीब 12 घंटे की थकाने वाली बस यात्रा करनी पड़ी कलाई तक। अगर रास्ते में कीचड़ हो तो यह सफर और भी लंबा हो जाता था। कलाई से वो फ्लाइट लेकर यांगून पहुंची, जो म्यांमार का बड़ा और बिजी शहर है। वहां से उसे एक और फ्लाइट लेकर सिंगापुर जाना पड़ा। पूरा सफर मिलाकर कई दिन लग गए। बहुत थकी हुई हालत में पियांग सिंगापुर पहुंची और सीधे अपनी लेबर एजेंसी गई। वहां वो 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक रुकी रही, बस इस इंतजार में कि कोई परिवार उसे काम के लिए चुन ले। आखिरकार 28 मई 2015 को उसे नौकरी मिल गई। उसे सेंट्रल सिंगापुर के बिशन इलाके में रहने वाले एक परिवार ने हायर किया। उसका नया घर इस सोशल हाउसिंग अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर था। अब वो गायत्री नाम की 35 साल की हाउसवाइफ के साथ रहने वाली थी और उनके पति केविन के साथ, जो 37 साल के थे और सिंगापुर पुलिस में स्टाफ सर्जेंट के तौर पर काम करते थे। इस परिवार के 2 बच्चे थे, एक 4 साल की बेटी और एक बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। इसके अलावा गायत्री की 57 साल की मां प्रेमा भी अक्सर वहीं आकर रहती थी ताकि बच्चों की देखभाल में मदद कर सके। उस घर में 2 और लोग भी रहते थे जिन्होंने वहां एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। घर वैसे ही छोटा था, ऊपर से इतने लोग, तो जगह काफी तंग थी। लेकिन इसके बावजूद पियांग अपने नए घर और नई फैमिली से मिलने को लेकर काफी एक्साइटेड थी। लेकिन पियांग को बहुत जल्दी समझ आ गया कि उसका नया घर कम और जेल ज्यादा है। उसके एम्प्लॉयर्स का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे लगातार काम करवाया जाता था बिना एक भी छुट्टी के। उसे फोन रखने की इजाजत नहीं थी। घर से बाहर निकलने की इजाजत भी सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए मिलती थी। एक अनजान देश में वो अपने परिवार से पूरी तरह कट चुकी थी और नए दोस्त बनाने का भी कोई मौका नहीं था।
गायत्री को पियांग शुरू से ही पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि पियांग गंदी रहती है, काम धीरे करती है और जरूरत से ज्यादा खाती है। धीरे धीरे उसने पियांग के लिए बहुत सख्त रूल्स बना दिए। साफ सफाई के ऐसे नियम रखे गए जिन्हें पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल था। और जब पियांग से गलती हो जाती तो उस पर जोर जोर से चिल्लाया जाता, डांटा जाता और कहा जाता कि वो जानबूझकर बात नहीं मानती। शुरुआती महीनों में पियांग अंदर ही अंदर बहुत अकेली और दुखी थी, लेकिन उसने सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि फॉरेन घरेलू कामगारों की पहली 6 से 10 महीने की कमाई सीधी एजेंट्स के पास चली जाती है। ये पैसे फ्लाइट, वीजा, रहने का इंतजाम और कई बार इमिग्रेशन ऑफिसर्स को दी गई रिश्वत के नाम पर काट लिए जाते हैं। ये कर्ज पियांग के लिए एक जाल बन चुका था, जिसने उसे डर के जरिए वहीं बांध कर रखा। और ये तो बस शुरुआत थी। अक्टूबर 2015 तक पियांग करीब 5 महीने से लगातार बढ़ता जुल्म सह चुकी थी। अब ये सिर्फ गालियां या डांट नहीं थी, बल्कि पूरी तरह फिजिकल हो चुका था। शुरुआत में उसे थप्पड़ मारे गए, नोचा गया, लेकिन बहुत जल्दी ये सब बार बार होने लगा और हर दिन पहले से ज्यादा खतरनाक होता चला गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पियांग की रोज की यातना की इतनी सारी बातें मुझे कैसे पता चली। इसकी वजह थी उसी घर में लगा हुआ सीसीटीवी सिस्टम। बच्चों पर नजर रखने के लिए लगाए गए 6 कैमरों ने पियांग पर हो रहे जुल्म को भी रिकॉर्ड कर लिया। जो फुटेज कभी पब्लिक नहीं की गई, उसमें साफ दिखता है कि गायत्री और उसकी मां प्रेमा दिन में कई बार पियांग पर हाथ उठाती थी। उसे थप्पड़ मारे गए, घूंसे मारे गए, धक्का दिया गया, लात मारी गई, गला दबाया गया और पैरों से कुचला गया, वो भी छोटी छोटी गलतियों पर। उसे जगाने के लिए उस पर ठंडा पानी डाला जाता था। कपड़े टांगने वाले हैंगर, प्लास्टिक की बोतलें और लोहे की कलछी से उसे पीटा जाता था। कई बार जब वो टॉयलेट में होती या जमीन पर बैठकर खाना खा रही होती, तब भी उस पर हमला किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा वक्त लगा रही है। कई बार उसे बालों से घसीटा गया और बाल पकड़कर उठाया गया। ये सब कैमरे में कैद होता रहा और पियांग सब कुछ चुपचाप सहती रही। एक बार कपड़े ठीक से प्रेस नहीं करने के बात पर गुस्से में गायत्री ने गरम इस्त्री उठाई और सीधे पियांग के माथे और हाथ पर दबा दिया। वो जलाते वक्त उस पर चिल्ला रही थी, गालियां दे रही थी। ऐसे कई इंसिडेंट्स थे जिनकी पूरी डिटेल बताना भी मुश्किल है। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी कैमरों ने इन सब में से बहुत कुछ बच्चों के सामने होते हुए रिकॉर्ड किया। और ये सब सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं था, दिमागी तौर पर भी उसे तोड़ा जा रहा था। पियांग को दिन में सिर्फ 5 घंटे से ज्यादा सोने की इजाजत नहीं थी। अगर वो उससे जरा भी ज्यादा आराम करने की कोशिश करती तो गायत्री या प्रेमा उसे मारती। इसके ऊपर से उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। हर दिन उसे सिर्फ पानी में भिगोई हुई एक ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता था। बाकी उसे फ्रिज में रखा ठंडा बचा हुआ खाना खाना पड़ता था। बहुत किस्मत अच्छी हुई तो रात में थोड़ा सा चावल मिल जाता था। जेल में बंद कैदियों का खाना भी इससे कहीं बेहतर होता है। भूख से परेशान होकर पियांग कई बार कूड़ेदान से बचे खुचे टुकड़े चुराकर खा लेती थी या बच्चे का दूध पाउडर खाने की कोशिश करती थी ताकि जिंदा रह सके। लेकिन अगर पकड़ी जाती तो कड़ी सजा दी जाती थी। धीरे धीरे उससे उसकी इज्जत भी छीन ली गई। उसे टॉयलेट भी दरवाजा पूरा खुला रखकर इस्तेमाल करना पड़ता था। गायत्री को पियांग इतनी गंदी लगती थी कि उसने उसे काम करते वक्त चेहरे पर कई लेयर्स में मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार पड़ोसी उसे बस तभी देखते थे जब वो खिड़कियां साफ कर रही होती थी। उन्हें इतना जरूर दिखता था कि वो बहुत दुबली हो गई है, लेकिन उन अपार्टमेंट की दीवारों के अंदर क्या चल रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 1 साल बाद पियांग की मेडिकल जांच हुई। यह जांच सिंगापुर सरकार के नियमों के तहत जरूरी होती है। डॉक्टर ने उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान, पुराने घाव, सूजे हुए पैर और आंखों के आसपास सूजन देखी। इस पर गायत्री ने कहा कि पियांग बहुत लापरवाह है, वो बार बार गिर जाती है। ये भी कहा कि पियांग खुद खाना नहीं खाती, इसलिए इतनी पतली हो गई है। डॉक्टर कुछ और टेस्ट करना चाहता था, लेकिन गायत्री ने कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। विदेशी घरेलू कामगारों की मदद के लिए सरकार ने नियम तो बना रखे हैं, लेकिन पियांग को इन नियमों का कोई फायदा नहीं मिला। डॉक्टर को भी यह शक तक नहीं हुआ कि उसके साथ वहां क्या हो रहा था। वहीं गायत्री के पति केविन ने भी किसी और मेड को रखने का कोई ऑफर मानने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उसे वहीं रखना चाहते हो, सिर्फ जुल्म करने के लिए।
करीब 14 महीने तक ये सब चलता रहा। ये समझना मुश्किल है कि इतनी छोटी और कमजोर सी लड़की में इतना सब सहने की ताकत कहां से आई। अब तक वो पूरी तरह टूट चुकी थी। शरीर पहले ही दुबला था, ऊपर से भूख और मारपीट ने उसे बिल्कुल खोखला कर दिया था। अपने खुद के फोन की इजाजत न होने के बावजूद पियांग ने चुपके से कुछ रिस्की कॉल्स घर पर किए। पहले 4 कॉल्स में तो उसने नौकरी के बारे में कोई शिकायत नहीं की, लेकिन 5वीं कॉल में उसने परिवार को बताया कि वो ठीक नहीं महसूस कर रही है और यहां से जाना चाहती है। उसने उम्मीद की कि अगस्त तक घर पहुंच जाएगी। बारिश का मौसम था, उसे खराब रास्तों से गुजरना पड़ता, गिरे हुए पेड़ों से, और लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता। यह सफर बहुत खतरनाक होता, लेकिन पियांग को कोई परवाह नहीं थी। वो घर जाने के लिए बेताब थी, अपने गांव में, अपने छोटे बेटे के पास। यह आखिरी बार था जब उसके परिवार ने उसकी आवाज सुनी। लगता है गायत्री को किसी तरह उस कॉल के बारे में पता चल गया। इसके बाद पियांग को खिड़की की रेलिंग से एक रस्सी से बांध दिया गया और उसे नीचे खाली फर्श पर सोना पड़ा। अपनी जिंदगी के आखिरी 12 दिनों में वो इसी हालत में और भी भयानक मारपीट सहती रही। 25 जुलाई 2016 की आधी रात से पहले भूख से बहुत कमजोर पियांग पर गायत्री और प्रेमा ने हमला किया, क्योंकि वो कपड़े धोने में देर कर रही थी। उन्होंने उसके बाल खींचे और गर्दन पर जोर से मुक्का मारा। डर के मारे पियांग लड़खड़ाने लगी। गायत्री ने उसका मजाक उड़ाया कि वो नाच रही है और फिर उसके सिर पर डिटर्जेंट की बोतल से मारा। पियांग फर्श पर गिर गई। उसके पैरों में ताकत नहीं बची कि वो खड़ी हो सके। दोनों औरतों ने उस पर पानी डाला और प्रेमा उसे घसीटकर बेडरूम में ले गई। वहां उन्होंने उसके पेट पर लात मारी और गला घोंटा। पियांग ने यह सब सहा और रोते हुए रात के खाने के लिए गिड़गिड़ाई, लेकिन उसे कोई खाना नहीं दिया गया। उसे फिर से खिड़की से बांध दिया गया और गीले कपड़ों में फर्श पर लेटने के लिए मजबूर किया। उस दिन हमेशा की तरह पियांग सुबह 5 बजे नहीं उठी। गुस्से में गायत्री ने उसके सिर और गर्दन पर पैर से कुचला, फिर उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठाया। उसने पियांग का गला घोंटा और सिर को पीछे की तरफ जोर से झटका दिया। वो फिर फर्श पर गिर गई। उसके बाद उन औरतों ने उसे जगाने की कोशिश में उस पर फिर से पानी डाला। 4 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन पियांग के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। एम्बुलेंस बुलाने की जगह गायत्री ने पास के एक डॉक्टर को फोन करके घर आने को कहा। इसके बाद दोनों ने जल्दी जल्दी पियांग का हाथ खोला, उसके गीले कपड़े बदले और सोफे पर लिटा दिया। सुबह करीब 10:50 पर डॉक्टर आया और चेकअप के बाद बताया कि पियांग मर चुकी है। यह सुनते ही प्रेमा और गायत्री ने चौंकने का नाटक किया। उन्होंने दावा किया कि वो कुछ मिनट पहले तक हिल रही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने उसे मारा है और क्या उसे खाना दिया जाता था, तो दोनों ने साफ झूठ बोला कि वह असल में बहुत ज्यादा खाना खाती थी। डॉक्टर ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पैरामेडिक्स 11:30 पर वहां पहुंचे और 24 साल की पियांग को 26 जुलाई 2016 को मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान पियांग के पैथोलॉजिस्ट को जो कुछ दिखा उसे वह हैरान रह गया। उसकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो चुकी थीं और उसकी त्वचा बहुत पतली लग रही थी, जिससे अंदर की नसें और मांसपेशियां दिखने लगी थीं। इसके अलावा उसके पूरे शरीर पर 31 नए निशान और 47 बाहरी चोटें पाई। स्त्री से जलाए जाने के भी निशान थे। पियांग इतनी कमजोर और दुबली थी कि पहले लगा उसकी मौत भूख की वजह से हुई है, लेकिन जांच में पता चला कि उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। इसकी वजह उसकी गर्दन पर लगी गंभीर चोट थी। शक सबसे ज्यादा गायत्री पर था कि उसने पियांग के ऊपर पांव रखकर उसे दबाया। इसके बाद उसकी गर्दन पीछे की ओर खींची गई, जिससे उसकी सांस रुक गई। असल में गायत्री ने पियांग की गर्दन इतनी जोर से पकड़ी थी कि उसके गले की हायोइड नाम की छोटी हड्डी भी टूट गई। यह हड्डी गले के अंदर होती है। उसकी गर्दन पर कई खरोंचें भी थीं, जो नाखूनों से लगी चोट जैसी लगती थी। प्रेमा बार बार कहती रही कि पियांग ठीक से खाना खाती थी, लेकिन जांच में उसके पेट में खाने का कोई निशान नहीं मिला। जब वो उस अपार्टमेंट में आई थी, तब से उसके शरीर का 38% वजन कम हो चुका था। उसका वजन सिर्फ 24 किलो रह गया था। यह वजन आमतौर पर 7 साल के बच्चे का होता है। पैथोलॉजिस्ट ने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ बहुत गंभीर कैंसर के मरीजों में ही देखा है।
पियांग इतनी ज्यादा कमजोर थी कि अगर उसे मारा नहीं गया होता तो भूख की वजह से उसके शरीर के कई अंग बाद में काम करना बंद कर देते। गायत्री और प्रेमा को पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर हत्या का आरोप लगाया गया। अगर उनका गुनाह साबित होता तो माँ बेटी दोनों को फांसी की सजा मिलती। आरोप सुनते समय भी दोनों के चेहरे पर कोई दुख या गिल्ट नहीं दिखा। जब पुलिस ने क्राइम सीन देखा तो उन्हें वहां 6 सीसीटीवी कैमरे दिखे जिनमें पियांग की यातना और आखिरी पल कैद थे, लेकिन हार्ड ड्राइव गायब थी। सबसे बड़ा एविडेंस ही गायब था। पुलिस ने केविन शेल्वम से पूछताछ की, जो गायत्री का पति था। उसने कहा कि उसने 6 महीने पहले ही उसे निकाल दिया था। उसने घर में ढूंढने का नाटक किया लेकिन उसे नहीं मिला। लेकिन जांच टीम को शक हुआ कि वो झूठ बोल रहा है और उन्होंने कई परिवार के सदस्यों से दबाव डालकर सच निकाला। असल में जैसे ही केविन को पियांग की मौत का पता चला, उसे घर वापस आना पड़ा था। प्रेमा की बात पर उसने सीसीटीवी सिस्टम अलग कर दिया था। फिर प्रेमा ने रिकॉर्डर अपनी बहू को दे दिया और बहू ने उसे अपने पति के पास रखवा दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। आखिरकार वह अहम सबूत वापस मिल गया। अगले महीने केविन शेल्वम को भी गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी के सबूत देखने के बाद पुलिस ने उस पर पियांग को गंभीर चोट पहुंचाने और सबूत छुपाने की कोशिश करने के आरोप लगाए। उसे तुरंत पुलिस फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया और जांच शुरू हो गई। दोनों किराएदार जो वहां उसी घर में ही रह रहे थे, उन पर कभी कोई चार्ज नहीं लगाया गया। गायत्री और प्रेमा दोनों की साइकियाट्रिक जांच बहुत कड़ी और लंबी चली, कुल मिलाकर 4 साल तक। गायत्री को ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस्ड हुआ, यानी सफाई को लेकर एकदम पागलपन वाली आदत जो उसके व्यवहार में साफ दिखती थी। वो इतनी ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान देती थी कि जब भी कोई उनके घर आता तो उसे शावर कैप और फेस मास्क पहनने पड़ते थे। इस ओसीडी की वजह से उसकी डिप्रेशन और बढ़ गई थी और उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर हो गई थी। इसलिए उसे मर्डर की जगह गलती से हुई हत्या का केस बनाया गया। गायत्री और केविन का डिवोर्स 2020 में हो गया, ट्रायल शुरू होने से पहले। फरवरी 2021 में पियांग की मौत के 5 साल बाद अब 40 साल की गायत्री मुरुगन सिंगापुर की हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए खड़ी हुई। गायत्री ने गलती से हुई हत्या का आरोप कबूल कर लिया और पियांग के साथ किए गए अब्यूज और टॉर्चर से जुड़े 114 अन्य आरोप भी मान लिए। उसके वकील ने दया की गुहार लगाई और 8 साल की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि गायत्री की मानसिक बीमारी की वजह से अदालत को दया दिखानी चाहिए कि गायत्री के पास पहले कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इतिहास नहीं था और उसकी हरकतें पियांग की गंदगी देखकर हो गई थी। लेकिन मुकदमे में सरकार की तरफ के वकील ने इस विक्टिम ब्लेमिंग को सीधे नकार दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी किसी को माफ नहीं करती और कोर्ट में बताया कि गायत्री का आरोप पहले ही मानसिक बीमारी के कारण कम किया जा चुका था। पियांग की तरफ से लड़ रहे वकील ने उम्र कैद की सजा की मांग की क्योंकि उन्होंने इसे बहुत ही भयानक और डरावना केस बताया। और हालांकि पियांग के साथ किए गए यातना की सीसीटीवी फुटेज इतनी डरावनी थी कि उन्हें कभी जनता के सामने नहीं दिखाया गया, फिर भी उन्हें कोर्ट में दिखाया गया। इन फुटेज ने गायत्री की किस्मत तय कर दी। सजा सुनाने के दौरान जज ने कहा कि अगर उसकी मानसिक बीमारी का पता नहीं चलता तो वह बिना झिझक के उसे उम्र भर की जेल की सजा दे देता। इस दौरान जज को यकीन नहीं हुआ कि गायत्री सच में पछता रही है। फिर 22 जून 2021 को गायत्री को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई, 20 साल हत्या के लिए और 10 साल पियांग के साथ लंबे समय तक किए गए टॉर्चर के लिए। ये सिंगापुर में घरेलू कामकाजी महिला के साथ किए गए अत्याचार का अब तक का सबसे लंबा सजा था। गायत्री अपनी सजा से खुश नहीं थी, इसीलिए उसने अपील की। उसे जेल की जिंदगी पसंद नहीं आई। उसने कहा कि वहां दूसरे कैदी उसे परेशान कर रहे हैं और उसने ये भी कहा कि वह व्हाट्सएप पर पियांग के परिवार से बातें कर रही थी और उन्होंने उसे माफ कर दिया था। लेकिन जांच में यह साबित हुआ कि पियांग के परिवार को ऐसे कोई मैसेज नहीं मिले थे और असल में जेल में दूसरों को परेशान करने वाली गायत्री ही थी। यह सब झूठ था। उसने बस अपनी गलती से बचने के लिए झूठ बोला था और उसके इसी बर्ताव के कारण जजों ने माना कि गायत्री को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। उनके मुताबिक वो अब भी अपनी गलतियों को मानने के बजाय बहाना ढूंढ रही थी। जून 2022 में उसकी अपील खारिज कर दी गई। अगली ट्रायल में 64 साल की प्रेमा नारायण सामी खड़ी हुई।
उसके ऊपर मर्डर का आरोप नहीं लगा क्योंकि उसने सीधे पियांग को मौत की चोटें नहीं दी थी। इसके बजाय उसने 48 आरोपों में पियांग के साथ किए गए अत्याचार के लिए दोषी होने की बात मानी। उसकी वकील ने 10 साल की सजा की मांग की और प्रेमा को एक दयालु दादी वाली इमेज में पेश करने की कोशिश की। ये बताया कि कभी कभी वो पियांग को खाना देती थी और उसकी चोटों पर दवाई भी करती थी, लेकिन कोर्ट ने इस झूठ को नकार दिया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से साफ था कि उसने भी बार बार पियांग पर हमला किया था और कई बार तो वो छोटी सी पियांग को किसी सामान की तरह फेंकते हुए भी दिखी थी। 9 जनवरी 2023 को प्रेमा को अपराधों में उसके हिस्से के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई। खबरों के मुताबिक सजा सुनते समय उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया। 6 महीने बाद उसे और 3 साल की सजा दी गई क्योंकि उसने अपने दामाद को सीसीटीवी एविडेंस हटाने के लिए उकसाया था। इस तरह उसकी टोटल सजा 17 साल की हो गई। केविन शेल्वम के खिलाफ 5 आरोप थे। सालों की लंबी अदालत की लड़ाई के बाद 10 अप्रैल 2025 को उसे 4 आरोपों में दोषी ठहराया गया। ये आरोप थे जानबूझकर चोट पहुंचाना, जैसे पियांग के बाल खींचकर उसे उठाना, भुखमरी से गंभीर चोट पहुंचाने में मदद करना क्योंकि पियांग को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा था और उसने कुछ नहीं किया, पुलिस को झूठी जानकारी देना और सीसीटीवी फुटेज को छिपाकर सबूतों से छेड़छाड़ करना। 17 जुलाई 2025 को सिंगापुर हाई कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। जज ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी होने के तौर पर और घर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में उसे पियांग की मदद करने का कई मौके थे, लेकिन उसने उसकी तकलीफों को नजरअंदाज किया और सबूत छिपाने में मदद की। अब जनवरी 2026 तक उसकी सजा की अपील का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जेल में है क्योंकि सजा तुरंत लागू कर दी गई थी। इस सजा के बाद इस मामले के आखिरी हिस्से का इंसाफ भी हो गया क्योंकि वो आखिरी व्यक्ति था जो इस अपराध से जुड़ा था। पियांग को किसी की मदद नहीं मिली। उसकी मौत ने पूरे सिंगापुर को हिला दिया। इसके बाद विदेशी घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कई नए नियम बनाए गए, जैसे मैंडेटरी रेस्ट डेज, बेहतर मेडिकल चेकअप्स और सरकार की ओर से अधिकारियों द्वारा घर जाकर निरीक्षण। ये नियम शोषण रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसके लिए ये बदलाव बहुत देर से आए। लोगों ने पब्लिक डोनेशंस के जरिए उसके परिवार के लिए 2 लाख सिंगापुर डॉलर से ज्यादा इकट्ठा किए। ये पैसा उसके बेटे की परवरिश में मदद करेगा, लेकिन उसकी मां कभी वापस नहीं आएगी। पियांग के भाई ने उसका शरीर वापस उसके देश ले जाकर उसके गांव डिम्पी में दफनाया। पियांग ने चुपचाप बहुत कुछ सहा और अंत तक हिम्मत नहीं हारी, लेकिन आखिर में 3 कायर लोगों के सामने उसकी हिम्मत टूट गई और उसका सपना हमेशा के लिए उसके साथ चला गया। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।